देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट हैं और 80 की 80 सीट मोदी जी के गले में 80 मनकों की माला पहनाने जा रहा है। तारीख 1 मई है, ये समझ लो बीजेपी गई, इसका पता नहीं लगेगा इसके बाद। मुझे तरस तो इस बेचारे शिवपाल पे आती है। ये हमारे मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा सदन में जब भी चाचा को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। समर शेष है न कर विश्राम तू, तेज कर नश्तर सी जबान तू। तो इसी सूत्र पर चल रहा है सियासी पार्टियों का सत्ता समर और सबसे बड़ा दांव फंसा है यूपी में। 80 की 80 सीटों में इंडी कितना और कितना एनडीए। पिछले 2 चरणों की वोटिंग में धीमा मतदान कयासों का नया आसमान लेकर उतरा है। लोकसभा की 543 सीटों में से 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। मतदान में जिस तरह का रफ्तार पिछली बार दिखा था वैसा इस बार नहीं है। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों को अपने हिसाब से सत्ता का गणित लगाने का मौका मिल गया है। सबसे ज्यादा दावे उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां विपक्षी पार्टी लगा रही है। शोर मचा हुआ है। विपक्षी दलों के नेता चेहरे पर उत्साह और मुस्कुराहट चिपकाए कहते फिर रहे हैं इस बार यूपी में बीजेपी 50 से भी नीचे चली जाएगी। दावा किया जा रहा है कि 2 चरणों की वोटिंग के बाद बीजेपी की हवा टाइट है, जबकि योगी कह रहे हैं इस बार 80 की 80 सीटें बीजेपी के खाते में जानी तय है। देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट हैं और 80 की 80 सीट मोदी जी के गले में 80 मनकों की माला पहनाने जा रहा है। ये हमारे मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा सदन में जब भी चाचा को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तारीख 1 मई है, ये समझ लो बीजेपी गई, इसका पता नहीं लगेगा इसके बाद। और फिर जब चाचा ने इलाज करने की ठानी लिया है तो सोचो वोटों से कैसा इलाज होगा इनको। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश ऐसे ही इलाज वाला इशारा लेकर घूमे थे, लेकिन जनता ने इलाज समाजवादियों का कर दिया। इसके अलावा चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव हो या 2019 के, तब भी यूपी की 80 सीटों पर समाजवादी और बीएसपी गठबंधन बीजेपी को पटखनी दे रहा था, लेकिन औंधे मुंह गिरा। तो इस बार क्या नया है? क्यों विपक्ष की उम्मीदें जगी हैं? विपक्ष की उम्मीदों के पीछे वजह है मुस्लिम वोट बैंक का न बंटना, मुस्लिम वोटों का 100% पड़ना, मतदान प्रतिशत का कम होना, मोदी सरकार की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी। और इसी आधार पर सोशल मीडिया पर ये बातें खूब बहाई जा रही हैं, जैसा कि दूसरे चरण की वोटिंग के बाद पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता और फिलहाल राहुल गांधी के लिए फील्डिंग कर रहे योगेंद्र यादव ने ट्वीट करके लिखा। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ सकता है। मेरठ से बनारस तक 15 संसदीय क्षेत्रों में सैकड़ों ग्रामीण वोटर से बात कर ये साफ है कि सभी जगह सभी जातियों में बीजेपी का वोट खिसक रहा है। 70 तो छोड़िए, बीजेपी के लिए 60 सीट बचाना भी नामुमकिन है। मुझे तो 50 भी नहीं दिख रही। योगेंद्र यादव एक जमाने में सेफोलॉजिस्ट रहे हैं। हालांकि जब से सेफोलॉजी में उन्होंने सियासी नजर फिट की है, नजरिया धोखा देता रहा है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। योगेंद्र यादव ने बीते साल नवंबर में 5 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश को लेकर भी ऐसे ही एक भूचाल की भविष्यवाणी की थी, लेकिन भूचाल कांग्रेस के लिए आया और राहुल गांधी के पैरों तले से वो फिगर खिसक गया जिसका आकलन मध्य प्रदेश में वो कर रहे थे। हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू मध्य प्रदेश की जनता ने कर दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष इस बार भी अपने असेसमेंट में कच्चा खाने वाला है?
क्योंकि असेसमेंट का जो बेस है वो है पिछले 2 चरणों का कम वोट प्रतिशत। पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के पोल पैनल के मुताबिक पहले चरण में 66.22% पुरुष वोटर्स ने वोट किया, तो वहीं 66.06% महिला वोटर्स ने मतदान किया। थर्ड जेंडर वोटर्स का मतदान प्रतिशत 31.32 रहा। दूसरे चरण में पुरुष मतदान 66.99% रहा, जबकि महिला मतदान 66.42% रहा। थर्ड जेंडर्स की वोटिंग 23.86% रही। हालांकि एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कम वोटिंग परसेंटेज सत्ता के खिलाफ लहर न होने का संकेत देता है। यूपी में इस बार माना जा रहा था कि राम मंदिर के निर्माण की वजह से राम लहर चलेगी और बड़ी संख्या में वोटर्स निकलेंगे, जिससे वोट प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन विपक्ष इस बात से खुश है कि वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा, जिससे विपक्ष को ये लगता है कि राम लहर बेअसर साबित हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर राम लहर विपक्ष के लिए कोई चुनौती नहीं, तो फिर राम मंदिर को लेकर राहुल गांधी जाति वाला कार्ड चुनावी मंचों पर क्यों फेंक रहे हैं? पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची हैं, उनको जाने तक नहीं दिया। शर्म की बात है, अंदर जाने तक नहीं दिया राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी। बात सिर्फ सनातनियों के 500 वर्षों की राम मंदिर की प्रतीक्षा की नहीं है, बल्कि सबका साथ सबका विकास के उस मंत्र की भी है, जिसने एक बड़े पैमाने पर लाभार्थियों का वोट बैंक खड़ा किया है। सवाल यह है कि क्या ये वोट बैंक भी अभी तक घरों से नहीं निकला? समाजवादी पार्टी ने इतनी बार अपना प्रत्याशी बदल दिया है कि प्रत्याशी देने के पहले, मैदान में अखाड़ा सजाने के पहले ही समाजवादी पार्टी अपना हार मान चुकी है। ये बार बार प्रत्याशी बदलने का जो कारण है। 2014 के बाद 2019 और उससे आगे तक खासकर गरीबों को लेकर मोदी की योजनाओं की खींची लकीर लंबी है। जाहिर है ये वो लकीर है जो एक बड़े तबके के साथ मोदी के कनेक्ट और कमिटमेंट को और मजबूत करती है। देश में करीब 82 करोड़ लोगों को हर महीने दिया जाने वाला मुफ्त अनाज हो, 30 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन हो, देश में 11 करोड़ परिवारों को दिए गए शौचालय हों, गांव में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना हो, या फिर गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत मिले 4 करोड़ पक्के मकान। तो क्या इतना बड़ा वोट बैंक यूपी की 80 सीटों पर चुप बैठा रह जाएगा? यूपी की 80 सीटों में से 16 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तीसरे फेज में 10 और सीटें निपट जाएंगी। उससे पहले पीएम मोदी 5 मई को अयोध्या पहुंचने वाले हैं। वहीं खबर है कि ठंडे वोटिंग प्रतिशत के बाद से बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी यूपी पर फोकस कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के लोकतंत्र बचाओ वाले जुमले पर शाह तीखा वार करते हैं। अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा। वो शायद इंदिरा गांधी के जमाने में जी रहे हैं। मोदी जी के 10 साल में इस देश में से जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण चारों नासूरों से मोदी जी ने इस देश के लोकतंत्र को मुक्त कराया है। अब इस तरह की बातों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। वो शायद अभी राहुल गांधी नहीं जानते, 24 के परिणाम के बाद जानते। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर मोदी को करीब 49% वोट मिले थे। 2014 के मुकाबले 7% ज्यादा, लेकिन सीटें 62 मिली थी, 14 के मुकाबले 9 कम। वहीं समाजवादी पार्टी को महज 5 सीट मिली थी, वोट शेयर 18% का था। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन का फायदा मायावती को मिला और बीएसपी को 10 सीटें मिली थी, 19% वोट शेयर के साथ। सबसे खस्ता हाल कांग्रेस थी, जिसे महज रायबरेली की 1 सीट मिली
और राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस को महज 6.36% वोट मिले थे। सच ये है कि पहले और दूसरे फेज में जो कम वोटिंग हुई है, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बंद मुट्ठी है। जब तक ये मुट्ठी बंद है, तब तक दोनों ही तरफ से नरेशन चल रहा है। योगी और अखिलेश ने पूरा जोर यूपी की 80 सीटों के लिए लगा रखा है। भले विपक्षी दल यूपी में बीजेपी को 50 सीटों से नीचे चले जाने का दावा कर रहे हों, लेकिन जमीन पर बीजेपी की लहर का अंदाजा उन्हें बखूबी है। दरअसल कम वोटिंग को आगे करके कोशिश एक मनोवैज्ञानिक जंग लड़े जाने की है। मुझे तरस तो इस बेचारे शिवपाल पे आती है। वो तो केवल जैसे सत्यनारायण की कथा में जजमान एक होता है, वो कथा सुनता है और बाद में अन्य लोगों को चूर्ण वितरण कर दिया जाता है। तो ये केवल चूर्ण खाने वाले व्यक्ति रह गए। 80 सीटों की बाजी में मोदी के मुद्दे क्लियर हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के वादे को पूरा किया जाना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इसके अलावा विकास परियोजनाएं, मजबूत कानून व्यवस्था और गरीब तबके के लिए योजनाएं। अखिलेश की बाँछें इसलिए खिली हुई हैं कि इस बार कांग्रेस के साथ होने से मुस्लिम वोट बैंक के बंटने का खतरा नहीं है। रही बात अनुभव की, तो वो खट्टाई है। 2017 में दो लड़कों के साथ आने का हश्र दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता देख चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी तो 50 सीटें भी हासिल नहीं कर सकी। दूसरा गच्चा 2019 में मायावती के साथ जाने के बाद समाजवादियों को मिला था। इतिहास और गणित फिलहाल तो चुनौती इंडी गठबंधन के लिए बता रहा है। हालांकि कम वोट प्रतिशत पर बीजेपी का भी चौकन्ना होना लाजमी है।